यूपी में विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को रोज एक ही सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बदतर क्यों हो गई। सिर्फ 2 महीने पुरानी योगी सरकार के लिए ये सवाल क्यों गंभीर है, इसे समझने के लिए आपको बीते 24 घंटे में यूपी के अलग अलग शहरों की चंद तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में आज दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने उद्योगपति संजय मित्तल को अगवा कर लिया। संजय मित्तल एक ग्लास फैक्ट्री के मालिक है, लेकिन बाद में उन्हें टूंडला से छुड़ा लिया गया। वहीं आगरा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा के साथ 4 बदमाशों ने रेप की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथी छात्र को गोली मार दी। इलाहाबाद में एमटेक की एक छात्रा के साथ रेप हुआ। ओडिशा की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि नैनी इलाके में एक दुकानदार ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर दी और बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। बुलंदशहर में सरेआम भीड़ ने एक युवक को जेब तराशी के आरोप में पकड़ा। पुलिस देर से आई, लिहाजा भीड़ ने खुद ही जेब कतरे को बुरी तरह पीट डाला। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव के लोगों ने एसएसपी ऑफिस पर हंगामा किया क्योंकि पुलिस एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। वहीं जालौन नगर पालिका के बीजेपी सभासद की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के कासगंज में बाइक से जा रहे दंपत्ति को बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में एक नामी स्कूल की 7वीं की छात्रा का स्कूल के वैन ड्राइवर और उसके साथी पर यौन उत्पीड़न की घटना पर जमकर हंगामा हुआ। मैनपुरी में दबंगों ने एक दलित परिवार को बुरी तरह पीटा क्योंकि दलितों ने दबंगों के खेत में काम करने से मना कर दिया था। गांव में तनाव से निपटने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी है। और मेरठ में किन्नर हाजी फाकू की मौत से गुस्साए किन्नरों ने घंटों हंगामा किया। हाजी फाको को 2 दिन पहले बदमाशों ने गोली मारी थी। यूपी में योगी सरकार के लिए मुश्किल ये है कि उसे विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोगों और व्यापारियों कारोबारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। मथुरा में सराफा कारोबारी की हत्या और लूट की घटना के विरोध में आज पूरे यूपी में ज्वेलरी की दुकानें बंद रही। विधानसभा में भी विपक्षी दल खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आज भी बवाल और सवाल करते ही नजर आए। अब कानून व्यवस्था का तो हाल देख ही रहे हैं। अभी 2 महीने ही हुआ है भाजपा सरकार को बने हुए। उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। अब तो हालत ये हो गई कि अगर किसी की हत्या करनी हो, अगर इनकी बात मान ली जाए, चाहे कर्नाटक का हो या किसी दूसरे राज्य का हो, उसे इंतजार करना चाहिए कि जब तुम उत्तर प्रदेश में आओगे तो हम अपना काम पूरा करेंगे। यानी जिसे अपराध करना है उसे यही कहना चाहिए, आइए कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में, अपना काम पूरा करिए। जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पुलिस को सुरक्षित होने के लिए किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। पुलिस का काम रिस्की है, जोखिम भरा काम है। उसमें हमारी जान भी जाती है, चोट भी लगती है, लेकिन इससे न हम घबराते हैं, न हमारे किसी अधिकारी को इससे घबराना चाहिए। कि व्यापारी हो चाहे नागरिक हो, सभी सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी को उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। 12-15 वर्षों की बातें आसानी से छूटने वाली नहीं है। वो छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं न कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने अगर प्रदेश में एक सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। तो सवाल यह है कि यूपी में अपराधी बेलगाम क्यों, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोइनुद्दीन साहब जुड़ गए हैं। फैजान खान साहब जो कि समाजवादी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो जुड़ गए हैं। अशोक भारती साहब दलित थिंकर हमारे साथ हैं और प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज
योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में भाषण दिया, लेकिन भाषण में उन्होंने ये नहीं बताया कि कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कॉन्क्रीट स्टेप लिए हैं, बल्कि उन्होंने जुबानी जमा खर्चा किया। उन्होंने कहा पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। तो क्या अपराधियों की आदतें छुड़ाने को, उनको रिफॉर्म करने की प्रोसेस आपकी है या अपराध को रोकने की? पर दीपक जी, अपराध को पूरी तरह से नियंत्रित करना, अपराधियों के मन में भय पैदा करना और भय मुक्त समाज खड़ा करना, ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्राथमिकता है। और पिछले सरकार में पिछले 15 वर्षों से अपराध का संस्थानीकरण हुआ था। अब अपराधियों को जिस तरह से उनके खिलाफ नकेल कसे जाने की संभावनाएं पैदा हुई है, उन संभावनाओं के चलते जिस तरह से मौत के पहले चींटी के पर निकल आते हैं, उसी तरह से आपराधिक तत्वों के भी पर निकल आए हैं। और वो चाहते हैं कि योगी, आप मान रहे हैं पर निकल आए हैं, इसीलिए पिछले 24 प्रेम शुक्ला जी आप खुद मान रहे हैं पर निकल आए हैं, गतिविधियों में थोड़ी सी तीव्रता आई है। आप खुद मान रहे हैं कि पर निकल आए हैं चींटियों के। निकल आए सवाल ये है कि चींटियां हाथी को भी मार देती है, ये भी निश्चित है। चींटियां हाथी को भी मार देती है, ये भी एक फैक्ट है। चींटियां हाथी को भी मारने में सक्षम है। नहीं, निश्चित है, लेकिन चींटियों को, हाथियों को मारना अपवाद है, लेकिन इस तरह से चींटियों का पर निकलने पर उनका मरना जो है ये निश्चित प्रक्रिया है। इसलिए जो अपराधी जो है बारंबार ये प्रयास कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार के दौरान भी वो सपा बसपा के सरकार की तरह ही अपराध के संस्थानीकरण के दौर में अपने को पा रहे हैं। उनको ये समझना होगा कि उनके खिलाफ तीव्र कार्रवाई की ब्लूप्रिंट तैयार होनी शुरू हो गई है। हर थाने में अपराधियों के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची बनाने का काम बहुत दिनों बाद, इसके पहले सूची बनाने का काम नहीं हो रहा था, बल्कि अपराधी सर जो वांटेड होते हैं वो उनका बकायदा लिस्ट होता है। सूची बनाने की बात आप कर रहे हैं, जो वांटेड लोग होते हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, उनका बकायदा लिस्ट होता है। उसको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो थाने में फिजिकली प्रेजेंट होता है। सवाल ये है कि कानून और व्यवस्था पर राज्य की पकड़ होनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार बुरी तरह फेल है। मैं मथुरा का उदाहरण आपको देता हूं। मथुरा में जो सीसीटीवी को में देखी जिस लूट को पूरे देश ने, उस लूट के बाद आज तक मथुरा केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं है 3 दिनों में। नहीं, उसमें ब्रेक तो आप जैसे मित्तल वाली केस में तो आप देख रहे हैं कि दोपहर में अपहरण किया और कुछ देर के बाद जो है गिरफ्तार भी होता है। ऐसी घटनाएं भी हैं। अपराधियों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, उनका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कर उसको उसके अपराध के लिए दंडित करना, ये सरकार का ध्येय है। और भयमुक्त समाज खड़ा करना ये सरकार का धोरण है। ये निश्चित तौर पर जो है साफ दिखाई देगा आपको, क्योंकि सिर्फ 2 माह का कार्यकाल किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए बहुत संक्षिप्त समय है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश की जनता को अपराधियों से मुक्त करना जो है ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्राथमिकता है, और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त किया जाएगा। मैं मानता हूं कि 2 महीने का वक्त कम है, लेकिन जिस गति से और जिस तरह के अपराध बढ़े हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम सीधे चलते हैं समाजवादी के पार्टी के मोइनुद्दीन साहब के पास। मोइनुद्दीन साहब, प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि अपराधियों की लिस्ट बन रही है, जल्दी ही भयमुक्त समाज बनेगा। क्या आपको ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? क्या आपको किसी अपराधी के मन में डर बढ़ता दिखाई दे रहा है कि नई सरकार आ गई है, अब तो डंडे पड़ के जेल में ही जाएंगे? क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? मोइनुद्दीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि अपराधियों की लिस्ट बना रहे हैं हम और जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सवाल ये है कि 2 महीने क्या कार्रवाई करने के लिए कम थे योगी सरकार के लिए? 2 महीने में ही हेलो जी बोलिए। 2 महीने में ही जो है योगी की सरकार धराशाही हो गई है हर मौजू के ऊपर। लखनऊ के अंदर आज ही अगर आप देख लें तो नाके इलाके के अंदर
12 साल की तालिब इल्म के साथ स्कूल जो वैन के अंदर उसका वैन का ड्राइवर ई रिक्शा ड्राइवर ने उसके साथ मिलकर गैंग रेप किया। इधर लखनऊ नाका इलाके थाने की वारदात है। आलमबाग से लिए जो है वहां मनीष ने लगाई फांसी, पुलिस 3 घंटे तक के जो है बाढ़ पहुंची। इसी तरह से आप पारा में देखिए कि हिंदू वाहिनी के नेता ने सब इंस्पेक्टर को मारा और इंस्पेक्टर को जो है भद्दी गालियां दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस वक्त जो है पूरे प्रदेश के अंदर भगवा दहशतगर्दी है। भगवा दहशतगर्दी से पुलिस भी जो है हताश है। पुलिस जो है भगवा दहशतगर्दी के आगे आत्मसमर्पण किए हुए है। तो क्या इसके पहले हिरवा दहशतगर्दी थी? देखिए ये सांप्रदायिकरण कर रहे हैं दीपक जी, ये सांप्रदायिकरण करें, भगवा शब्द का प्रयोग करके ये अपने आप को मुसलमान है और इसलिए हिरवा आतंकवाद कहेंगे, बहुत इनको गलत लगेगा। ये जो है अपनी इस्लामिक प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं। आपकी सांप्रदायिकता, जब आपको परमिशन नहीं थी, जब आपको परमिशन नहीं थी सहारनपुर आला दर्जे के सहारनपुर के अंदर आपने नंगी तलवारें लेकर के दलित मुसलमानों के मकानों को जलाने और दुकानों को जो है जलाने का काम किया। आप सांप्रदायिक लोग हो, आज सांप्रदायिक लोगों के हाथों में जो है वो देश की बात आ गई है। क्या मतलब है? आज जो है देश और प्रदेश बन जाने 2 महीने के अंदर, क्या मतलब है? 2 महीने के अंदर पूरा देश और पूरा प्रदेश जान गया है। शब्द का प्रयोग योगी से लेकर के मोदी तक के जितने वाले गए हो गए। आज जनता का जो है ध्यान है, योगी से लेकर के मोदी तक के जितने वाले गए हो गए। आज जनता का जो है ध्यान है आज योगी और जो है मोदी। मोइनुद्दीन साहब आपने अपनी बात कही, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए। मोइनुद्दीन साहब प्रेम शुक्ला जी को एक मिनट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मोइनुद्दीन साहब एक मिनट दोनों एक साथ ना बोले, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। खान साहब एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप कमजोर हैं, कमीनगी से आ जाए। आपकी सरकार जो है हर मौके पर विफल है। आज जो है अगर जो है आदमी अपने ऊपर डाल देता है तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा गुंडा है और पूरे प्रदेश के अंदर लोग उससे डर रहे हैं, दहशत में है। कमीनुद्दीन को माफी मांगने के लिए कहिए। कमीनुद्दीन कमीनगी से आ जाओ। आपने भगवा आतंकवाद कैसे कह दिया? चलिए थोड़ा शांत। मैं दोनों के पास जाऊंगा, मोइनुद्दीन साहब के पास भी जाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाऊंगा। एक मिनट मोइनुद्दीन साहब कैसे कह दे रहे? मोइनुद्दीन साहब प्रेम शुक्ला जी स्टेट के एजेंट में कहूं। अच्छा टाइम आउट। एक दूसरे ने जो एक दूसरे को कहना था वो कह दिया। मेरे ख्याल से अब उसको पूरा हो जाना चाहिए प्रोसेस को। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग न हो डिबेट के अंदर तो बेहतर होगा। प्रदीप सिंह जी, आखिर क्यों ऐसा है? इतनी सारी हादसे, इतने सारे वारदात, इतनी सारी अपराध की घटनाएं हमको एक साथ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि अपराधी तो बिल्कुल बेलगाम हो गए। देखिए दीपक जी, एक तो बात जो मुख्यमंत्री ने कही कि 15-20 साल की आदत है, बदलने में समय लगेगा, ये बात आम जनता तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अगर इस तरह का बयान आए तो ये कमजोरी का लक्षण है। सरकार को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, जो समस्या हो रही है वो 2 तरह की व्यवहारिक समस्या है। 15-20 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं टॉप पे, जो ट्रांसफर करके अभी पोस्टिंग हुई है उनकी, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पिछले 10, 12, 14 साल से सिविल पुलिस की ड्यूटी में नहीं रहे। कोई सीआरपीएफ से आया, कोई बीएसएफ से आया, या कोई साइडलाइन हुआ पड़ा था, पीएससी में था, या ट्रेनिंग कॉलेज में था। लेकिन सवाल ये क्या बेसिक पुलिसिंग भूल गए हो? नहीं, भूल नहीं गए। दूसरी चीज ये है कि नीचे अभी बदलाव नहीं हुआ है। नीचे का सिस्टम जो है वो डिप्टी एसपी से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तक वही लोग हैं ज्यादातर। तो ये इनकी पकड़ बनने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये सब बातें आप कह सकते हैं, डीजीपी या मुख्यमंत्री को ये छूट नहीं मिल सकती। आप इसको कहेंगे, मैं इसको कहूंगा बहाना बनाना। अगर आप चीज नहीं रोक पा रहे, सवाल यह है प्रेम शुक्ला जी कि योगी जी बहाने क्यों बना रहे हैं?
ये बहाना बना नहीं हुआ है कि 15 साल की आदत बदलने में टाइम लगेगा। ये कमजोर सरकार के संकेत है, ये मजबूत नहीं, मजबूर सरकार के संकेत है। नहीं, योगी जी कोई बहानेबाजी नहीं करें। योगी जी मजबूती हम किस तरह से लाएंगे उस संदर्भ में और किसी भी घटनाक्रम की पूर्व पीठिका को भी समझने की आवश्यकता है। कोई किसी भी व्यवस्था की पूर्व पीठिका जो है उसको उद्धृत करने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर योगी जी एक सुशासन वहां पर स्थापित करेंगे और अपराध मुक्त समाज, भयमुक्त समाज की संस्थापना ये सरकार का उद्देश्य है और उसमें कठोर कार्रवाई कर अपराधियों को पूरी तरह से कुचलने का काम होगा। कब होगा योगी जी के नेतृत्व? प्रेम शुक्ला जी, कब होगा? मैं पिछले 24 घंटे की घटनाएं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की, सुन लीजिएगा ध्यान से। फिरोजाबाद में उद्योगपति संजय मित्तल का दिन दहाड़े अपहरण प्रारंभ है। देखिए जब किसी, लेकिन उनको छुड़ा लिया गया। लेकिन सवाल है कि इतने बदमाश उच्छृंखल हैं कि 12 बजे दिन में मोटर बाइक पर आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और उसी गाड़ी में उद्योगपति को उठाकर ले जाते हैं। मतलब ये तो एक्सट्रीम ऑफ लॉलेसनेस है। और उसके बाद में आपको बताऊं, पकड़े भी जाते हैं उनकी उच्छृंखलता को। नहीं ठीक है, बाकी इवेंट बता दीजिए। संजय मित्तल का छोड़ दीजिए, आगरा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा के छेड़खानी का विरोध करने वाले छात्र को गोली मारी। एक, इलाहाबाद के नैनिक इलाके में एमटेक की छात्रा के साथ रेप। 2, बुलंदशहर में कथित जेब कतरे को भीड़ में पेटा, वो दंड के पात्र हो जाएंगे। देर से आई पुलिस बुलंदशहर में। 3, ग्रेटर नोएडा में हत्या के प्रयास के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी ऑफिस में हंगामा। 4, जालौन नगर पालिका के बीजेपी सभासद की सरेआम गोली मारकर हत्या। 5, कासगंज में बाइक सवार दंपत्ति को बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटा। 6, लखनऊ के नामी स्कूल की 7वीं छात्रा का स्कूली वैन के ड्राइवर ने यौन उत्पीड़न किया। 8, मैनपुरी में खेत में काम करने से मना करने पर दलितों पर दबंगों का कहर, गांव में तनाव। 8, मेरठ की पूर्व पार्षद किन्नर हाजी फाको की हत्या के बाद मेरठ में लगातार हंगामा। 9, ये सिर्फ 24 घंटे का है। अगर मैं पूरे 2 महीने की बात करूंगा तो 1 घंटे मुझे बोलना पड़ेगा कम से कम इन घटनाओं पर। इसका क्या जवाब है? नहीं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित किए जाने का प्रयास हो रहा है। चूंकि सरकार अभी 60 दिन की हुई है, अभी अपराधियों को जिस तरह से शासन का भय होना चाहिए निश्चित तौर पर वो भय हुआ नहीं है। लेकिन वो शासन उन पर जो है भय, निश्चित तौर पर अपराधियों पर भय का वातावरण होगा। अपराधियों को दंडित किया जाएगा और अपराधियों को जो कल तक लगता था कि राजनीतिक असूख के बल पर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं होगा, वो अपराधियों की जो वृत्ति है उस वृत्ति से उनको मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करेगी। हम जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उन आपराधिक घटनाओं का कहीं से जो है प्रशंसनीय घटनाएं नहीं है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दंडनीय है और इनको दंडित किया ही जाएगा ताकि आने वाले दिनों में अपराध करने से लोगों की रूह कांपे। ये कार्य करने के लिए जो कार्य योजना बनाई जानी चाहिए वो बनाई जा रही है। नहीं ठीक है, दंडित किया जाएगा। दंडित तो जब किया जाएगा जब उनको पकड़ा जाएगा। अभी तो पकड़ ही नहीं पा रही है पुलिस उत्तर प्रदेश की। संजय मित्तल के केस को छोड़कर बाकी किसी केस में पुलिस के पास कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। मथुरा की इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस के पास कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, ये भी एक संकट है। लेकिन इस तरह की आपराधिक वारदातों के अलावा छुटपुट इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव, लेकिन दूसरा जातिगत संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर का जो विष है क्या पूरे राज्य में फैलेगा? क्योंकि जो जातीय संघर्ष सहारनपुर के अंदर देखने को मिला है उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन अपराध की घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसके अलावा जो चिंता वाला प्रश्न है वो है जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों शुरू हो गया है? ठाकुर और दलितों के बीच में ऐसा क्यों है? हम जातियों के नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ एक बार मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे लोगों को उसका संदर्भ पता लग जाए। कल कई सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया सहारनपुर में, जहां पर इस तरह का संघर्ष हमको देखने को मिला था। हमारे साथ दलित चिंतक अशोक भारती जी भी हैं। अशोक भारती जी,
क्या कारण है कि इतनी एग्रेसिव वहां पर भीमसेना बन गई है, जो हथियार लेकर चलती है, जो बिना हथियार के घूमती नहीं है? ऐसा क्या कारण है कि दलितों को हथियार लेकर उतरना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के एक इलाके में? देखिए, मैं पहली बात तो ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो इमेज भीमसेना के बारे में लोगों ने बनाई है, क्योंकि मैं खुद 3-4 दिन सहारनपुर में तमाम लोगों से बात करके आया हूं, ये जो इमेज मीडिया ने बनाई है ये पुलिस की प्लांटेड इमेज है। भीमसेना का कोई व्यक्ति हथियार लेके नहीं चलता है, कोई डंडा लेके नहीं चलता है, कोई लाठी लेके नहीं चलता है। वो लोग गांव-गांव में जाकर जरूर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव बढ़ रहा है, और खास तौर से जो जातीय तनाव है जो देखने में आ रहा है वो चमार वर्सेस ठाकुर में ये तनाव क्लियरली देखने में आ रहा है। उसकी वजह मैं तो अपना आर्टिकुलेट करना चाहता हूं, उसको अगर आप समझना चाहें कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपरी स्तर से पुलिस तक, और मैं सहारनपुर की घटनाओं से उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक मैसेज गया है कि ये सरकार ठाकुरों की है और ठाकुर इस राज्य में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे सहारनपुर में शब्बीरपुर की घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब दलित बस्ती पर हमला हुआ तो पुलिस वालों ने हमको, सहारनपुर के दलितों ने बताया कि पुलिस वालों ने ये कहा हमलावारों को कि आपके पास 1.5 घंटे का वक्त है, आपको जो करना है कर लीजिए। और इसका देखिए, जैसे 1984 में सिखों के 1984 हम ना कंपेयर करें तो बेहतर होगा। हम आज की स्थिति में बात करें, हम 2017 में 2017 के में एक चमार जाति के घर को चिन्हित किया गया, उसमें आग लगाई गई, और महेशपुर जो गांव उसके नजदीक वाला है उसमें एक चमार की दुकान को चिन्हित किया गया, उसको आग लगाई गई, और 40 दुकानों को आग लगाई, 54 घरों को आग लगाई गई। और खास तौर पर उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी मोटरसाइकिल जलाई गई, उनकी बुग्गी जलाई गई, उनकी साइकिलें जलाई गई, उनके घरों की छतें तोड़ दी गई। ये जो स्थिति है, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, इसमें कुछ रोक टोक लग सकती थी। लेकिन जब आगे जो डीजीपी जब गए तो डीजीपी साहब ने दलितों के साथ कोई बात नहीं की, 15 लाख का कंपनसेशन अपनी जात के लोगों को देकर आए, और दलितों को कंपनसेशन आज तक नहीं मिला। वहां प्रेम शुक्ला जी, दलितों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या वहां पर जातीय आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जिस तरह की बात कर रहे हो और जिस तरह के दृश्य हमको सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे, कह रहे हैं कि भीमसेना, जिनको ये कह रहे हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह रहे हैं कि एक एग्रेसिव दलित संगठन है जो पूरा दलित विचारधारा को तो मानता है, लेकिन उनको लगता है कि लड़कर अपना हक लेना चाहिए। ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है जातीय संघर्ष? क्या फ्रॉम द टॉप ये मैसेज गया है जो बता रहे हैं अशोक जी? मैं अशोक भारती जी की बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगी कि अशोक भारती जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के बनने से यह संदेश गया कि ठाकुरों की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, किसी भी संत की कोई जाति होती है, ये सिर्फ अशोक भारती जैसे ही चिंतक इसका जो है विश्लेषण कर सकते हैं। योगी जी की कोई खुद अपनी जाति नहीं है। जो हमारे सनातन समाज में और गोरक्ष पीठाधीश्वर जो जिनकी कोई जात नहीं, कोई धर्म तक नहीं मानते, वो संप्रदाय भी उनका अपना कोई नहीं होता, क्योंकि कृपया पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लीजिए। गोरक्ष पंथ में जो है मुसलमान भी शामिल होते हैं, सभी जातियां शामिल होती हैं, उनकी अपनी कोई जाति नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से मैं भी यात्रा करके आया हूं, मुझे वहां कहीं किसी प्रकार का इस तरह का संदेश नहीं किया। लेकिन एक बात है कि जो लोग कल तक दलितों की राजनीति करते थे, जिस तरह से उनके हाथों से दलित मत छिटके हैं और दलित मत छिटक कर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, तो उनके मन में एक भयंकर जो है असुरक्षा का बोध उत्पन्न हुआ है। उस असुरक्षा के बोध के चलते भीमसेना जैसे संगठन खड़े हुए हैं। और जिन संगठनों, किसी भी संगठन, किसी जाति का संगठन हो, चाहे वो ऊपरी जाति का संगठन हो, चाहे नीची जाति का संगठन हो, किसी जाति के संगठन को हथियार बंद होना और हथियार बंद होकर कहीं पर दंगा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
और पुलिस महानिदेशक पर प्रेम शुक्ला जी वहां पर तलवारें लेकर ठाकुर जाति के लोग घूमे हैं, जिसके फोटो रिकॉर्ड है, जिसके वीडियो है, जिसके डॉक्यूमेंट है, पुलिस के पास एविडेंस है। आपको बताना चाहता हूँ दलितों के किसी भी व्यक्ति के पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। ठाकुरों के पास तमाम तरह की तलवारें चलाते हुए देखे गए हैं, मारते हुए देखे गए हैं। 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके शरीर के ऊपर तलवार के निशान है। आप इसको छुपा नहीं सकते, ये एविडेंस है और एविडेंस के साथ पुलिस के पास एविडेंस है कि सुपारी लिए बैठे एक बहुत ही घटिया किस्म का कार्यकर्ता है। आपका जो घटियापन है वो इस चैनल पर दिखाई दिया। साहब आपका बढ़िया मन तो समझ में आ रहा है कि आप एक कमजोर जात को तलवार के बल पर दबाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का देश है, ये आपकी मनुस्मृति का देश नहीं है। मनुस्मृति का शासन भारत में आप लागू नहीं कर सकते, चाहे आप किसी बिरादरी के हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना होगा, भारत में रहना है तो मोदी कहना होगा। हम आपको बताना चाहते हैं अगर इस देश में रहना होगा तो भारत के संविधान की जय कहना होगा। जो है वो टुकड़ा ही करना चाहते हैं इस देश का। नहीं प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है टुकड़े पर पलने वालों को टुकड़ा करने की उनकी इच्छा होती है, लेकिन इस देश में जाति विद्वेष नहीं होने वाला है। आपके प्रयास से भी कभी भी जो है इस देश में वो प्रयास तो आपने कर दिया हिंदू वाहिनी के जरिए। हिंदू वाहिनी के लोग गए ना महाराणा प्रताप की जयंती मनाने, वहां जो प्रयास चल रहा है आपको पता है कौन लोग महाराणा प्रताप की जयंती मनाने गए थे? शेर सिंह राणा जो फूलन देवी का कातिल है वो व्यक्ति उस कार्यक्रम में शामिल था। आप अपराधियों को शरण दे रहे हैं। शेर सिंह राणा उस प्रोग्राम में था जिस प्रोग्राम से लोगों ने सुन लेते हैं एक बार, सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला। अब आप भड़क रहे हैं, मैं आपकी प्रेम शुक्ला जी इस आर्गुमेंट को कंक्लूड करिए। देखिए महाराणा प्रताप को जाति से जोड़ देना किसी के भी मानसिक विकृति का सबसे बड़ा परिणाम है। फिर महाराणा प्रताप हम नहीं जोड़ रहे, ये आप लोगों ने जोड़ा था, उन लोगों ने जोड़ा था, ठाकुरों ने जोड़ा था, दलितों ने नहीं जोड़ा महाराणा प्रताप को। ये आपने जोड़ा कि महाराणा प्रताप केवल ठाकुरों के, दलितों ने नहीं जोड़ा, ब्राह्मणों ने नहीं जोड़ा, जातियों ने नहीं जोड़ा। शांति। मैं एक बार हम जाति का नाम ले चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि बार बार हम जाति का नाम लेकर इस जाति की संघर्ष को और आगे बढ़ाएं। फैजान खान साहब, आप बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या दलितों की पार्टी आपकी है? दलितों के नाम पर राजनीति में आई, दलितों के नाम पर कई बार सत्ता में आई, अब क्या दलित समाज पर मायावती की पकड़ पूरी तरह से हट चुकी है? जो ये नए संगठन जन्म लेने लगे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए दीपक चौरसिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मौजूदा हालात है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से ठगी हुई महसूस कर रही है। ये सब बात कहने से पहले दीपक चौरसिया जी, मैं एक दो बातों पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता साहब, वो जिस तरह से गर्म हो रहे हैं और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ना हो तो दीपक चौरसिया साहब बैठे रहे और उन्हीं को बैठाए रहिए, क्योंकि ये लोग जुमलेबाजी ही करते रहेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। प्रेम शुक्ला जी, सुनने का भी मात्रा रखा कीजिए। लोग अगर आरोप लगा रहे हैं आप पर, तो 325 सीट भी आप ही को दी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप ही है। आपकी सांप्रदायिकता प्रकट सुन लीजिए। मायावती जी जो मुसलमानों के बारे में शुक्ला जी है आपकी, फिर बात आप क्या मायावती जी प्रेम शुक्ला जी बातें कर रहे हैं? बात हो रही है कानून व्यवस्था पे। प्रेम शुक्ला जी बात हो रही है कानून व्यवस्था पे, या तो आप पढ़ क्या कीजिए या डिबेट किस मैटर में समझ क्या कीजिए। बात होती है कानून व्यवस्था पे। अगर आप ये बताइए, मायावती जी की टिप्पणी का भी जवाब दीजिएगा। इसकी बहस कर लीजिए, अलग करा लीजिए। क्या राय है उस पर आपकी? भाई ये फिर वही बात आप बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब। सुश्री मायावती की बात पर है, मुसलमान के मैटर पे है, ये नसीमुद्दीन ने उद्घाटित किया। आपकी क्या राय है? अरे जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए खान साहब। नहीं दीपक चौरसिया जी, प्रेम शुक्ला जी को बोलिए सुन ले, और अगर उनके तेज बोलने से, सीना चौड़ा करने से कानून व्यवस्था नहीं ठीक हो जाएगा। इतना ही चिल्लाना है तो उन गुंडों मवालियों पर तो आपकी चलती नहीं है। थोड़ा सुनने का मात्रा रखिए। कानून व्यवस्था फर्स्ट जैसे योगी जी बोल रहे हैं, और जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने प्रवक्ता होने के नाते ये बता दिया
कि वो प्राथमिकता पे है। जिस सरकार की प्राथमिकता का ये हाल 7 दिनों में हो जाए, दीपक चौरसिया जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए बाकी चीजों का क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये टाइम मांग रहे हैं दीपक चौरसिया जी, टाइम डेवलपमेंट विकास के कामों में दिया जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था पे तो 0 टॉलरेंस फ्रॉम द फर्स्ट होता है, पहले दिन से होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये नहीं बोले होते कि 12 बजे से गुंडे छोड़ देंगे। योगी जी लगातार बोले कि मेहरबानी कर माफिया बदमाश प्रदेश को छोड़ दें। मुझे तो ये व्यवस्था देखकर लगता है कि आम जनमानस उत्तर प्रदेश छोड़ दे और सिर्फ गुंडे और माफिया रहेंगे उत्तर प्रदेश में। जिस सदन में जीएसटी बिल पास कराई जाती है ये कहकर कि ये व्यापारियों के लाभ के लिए है, आप बताइए, जिन व्यापारियों के लाभ के लिए सदन में आप बिल पास कराते हैं, उन्हें दिन दहाड़े मथुरा में गोली मार दिया जाता है और सरकार खामोश है। ठीक है, हम फिलहाल उस संघर्ष की बात कर रहे थे जो सीधे आपकी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके पॉइंट्स को लूंगा जो आपने कानून और व्यवस्था पर मांगे। लेकिन प्रदीप सिंह जी, जो जातीय संघर्ष हमको देखने को मिला है और जिस तरह से ये कई इलाकों में स्प्रेड हो रहा है, क्या आपको ये खतरनाक नहीं लगता? और दूसरा, क्या कारण है आपके लिहाज से? नहीं, देखिए, पहले तो अशोक भारती जी ने जो कहा कि ये संदेश ऊपर से नीचे तक गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस तरह का कोई सरकार कर नहीं सकती। और योगी के बारे में जो लोग उस पीठ के बारे में जानते हैं, वहां सवर्णों की कम, दलित और पिछड़े लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं गोरक्षनाथ पीठ से, एक बात। और उस पीठ का बड़ा लंबा इतिहास है, कई सौ साल का। दूसरी बात यह है कि जो सहारनपुर में हुआ है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, लेकिन किसी एक पक्ष को सिर्फ दोषी ठहरा देने से समस्या का हल नहीं होने वाला। और स्थिति, वास्तविकता ये है भी नहीं। दलितों के समर्थन, भीमसेना के समर्थन में हरियाणा से लोग गए, राजस्थान से गए, सहारनपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से गए, तो जाहिर है सहारनपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से गए, तो जाहिर है इसकी कोई योजना बनी होगी। अचानक तो ऐसा नहीं होगा कि 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में इतने लोग वहां पहुंच जाए। तो इसका मतलब है कि कोई इसके पीछे काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है इस फॉल्ट लाइन को। देखिए, ये सरकार जो चुनकर आई है, उसको जो मैंडेट मिला है वो जातिवाद से परे जाकर मिला है। तो जातिवाद की जो फॉल्ट लाइन है उसको फिर उभारने की कोशिश हो रही है। उस कोशिश में कौन लोग हैं, कौन दोषी है, दोनों पक्ष निश्चित रूप से, किसी पक्ष का कम दोष होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन यह कहना कि एक बिल्कुल निर्दोष है। आखिर मारा किस पक्ष से गया? जो युवक मारा गया वो दलित तो नहीं था, तो किसने मारा उसको? उन्हीं लोगों ने तो नहीं मार दिया अपने आदमी को। तो ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की मंशा क्या है। क्या ये दोनों समुदाय किसी तीसरी शक्ति के बहकावे में, उकसावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों पक्षों को सबसे पहले मिल बैठकर सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इतने सालों का, इतने लंबे समय का सौहार्द क्यों खत्म हो गया, तो किसने क्या गलती की, क्या उसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली। देखिए, कोई पुलिस प्रशासन लोगों में जो है प्रेम नहीं पैदा कर सकता, कानून व्यवस्था को काबू में कर सकता है, वहां अशांति न हो इसकी कोशिश कर सकता है, लेकिन लोगों में आपसी संबंध बढ़े, भाईचारा पहले जैसा हो, इसके लिए दोनों समुदाय के लोग और उनके जो कम से कम नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो मिलकर जब तक नहीं बैठेंगे, दोनों ओर से अगर भड़काने उकसाने की कोशिश होगी तो स्थिति और बिगड़ेगी। तो जरूरी है कि दोनों समुदायों के जो समझदार लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो बैठे और बात करें कि क्यों हालत बिगड़ गई और इसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अशोक जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, वक्त मेरे पास कम है। आपको नहीं लगता कि आप जैसे विचारक को इसके लिए पहल करनी चाहिए, मिलना चाहिए सरकार से, मिलना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर से, मिलना चाहिए तमाम जातियों से? चौरसिया जी, देखिए, मैं आपको विनम्रता से बताना चाहता हूं कि जब हम लोग सहारनपुर गए थे तो हम लोगों ने ठाकुरों के साथ भी मुलाकात की थी, उनकी बस्ती में भी गए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। हमारी डीएम से भी बात हुई, हमारी एसएसपी से भी बात हुई और तमाम लोगों से हमने चर्चा की। हम इसीलिए गए थे कि वहां सौहार्द स्थापित होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर जो हमने देखा, जिस तरह से दलित नौजवानों की 9 मई की मीटिंग में पिटाई हुई, मारा गया उनको। देखिए, आजकल जमाना, प्रदीप जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आजकल जमाना सोशल मीडिया का है
और सोशल मीडिया बहुत हद तक झूठ बोलता है सोशल मीडिया। बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत हद तक झूठ। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने एसएसपी को कहा कि आप कह रहे हैं कि ये वायलेंस वाले, आप हमको एविडेंस दिखाइए। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया काम बिगाड़ता है, बिल्कुल बिगाड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर मैसेज है, इसलिए मेरा मानना ये है, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दोनों समाज के लोगों को बैठना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब डीजीपी साहब वहां गए थे तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि दोनों समुदायों को बिठा के दोनों को बुलाएं, दोनों के साथ बैठे, दोनों के साथ चर्चा करें। अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस काम को करने में नाकामयाब रहे। ठीक है, प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है? सर, उनके बीजेपी के सांसद खुद इन्वॉल्व हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है जिस पर कहा जाए कि लोग कह रहे हैं, हमारे प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि 2 महीने बहुत छोटा वक्त है, लेकिन कानून व्यवस्था को सुधार लेने के लिए तो छोटा वक्त नहीं है, अपराधियों को डरा देने के लिए तो छोटा वक्त नहीं है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे लग भी रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाएं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जो हम लोग देख रहे हैं वो इशारा करती हैं कि नहीं, उस तरह से स्थितियां नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है एक फेयर टाइम जो है वो 6 महीने का होगा, सरकार को देना चाहिए कि उसकी ग्रिप बने एडमिनिस्ट्रेशन पर और अपने हिसाब से काम कर सके और उसका नतीजा दिखा सके। तब तक इतना ही अपराध होता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन असेसमेंट के लिए, कोई फैसला सुनाने के लिए सरकार की कम से कम इस फ्रंट पे जो परफॉर्मेंस है उसके लिए 6 महीने का समय होना। ठीक है, तो सवालों के जवाब, हमको कई सारे सवालों के जवाब मिले और निष्कर्ष पर हम इस पर पहुंचते हैं कि सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के अपराध की घटनाएं, संगठित अपराधियों को दूर करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की जो अपराध की घटनाएं हैं, जो असंगठित लोग कर रहे हैं, जो लोकल गुंडे मवाली कर रहे हैं, कम से कम इसको तुरंत रुकना चाहिए और योगी सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। साथ ही सभी जाति और समुदाय को लेकर उनकी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि जाति से परे योगी सरकार को ये मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को ये मैंडेट मिला है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये मैंडेट मिला है। चलते चलते हम एक बात और कहेंगे कि इस कार्यक्रम में कुछ जाति सूचक और कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिसका हमें खेद है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।